आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सारणिक। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सारणिक। तो सारणिक के कुछ अपने टॉपिक पढ़े थे क्लास के अकॉर्डिंग, अगले क्लास के अकॉर्डिंग। आज अपन सारणिक का कुछ अभ्यास करेंगे। तो सारणिक के बारे में एक्सरसाइज 4.1 का कुछ अपन अभ्यास करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको पहले सवाल की ओर लेके जाता हूं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल देखिए इस प्रकार है। के किस मान के लिए किस मान के लिए सारणिक के 2 4 -3 का मान 0 होगा। आपसे पूछा गया है, सारणिक दे रखी है और सारणिक के किस मान के लिए इसका मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। जैसा आपने सारणिक का क्रम निकालना सीखा, सारणिक का सहखंड होता है, सारणिक की उप सारणिक होती है, उसी तरह से आपने सीखा। सारणिक के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका जो क्रम रहता है वो निश्चित रहता है, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3। तो सारणिक को अपन को क्या करना है? सारोस विधि से सरल करना है। के 2 4 -3 इस विधि का नाम है सारोस विधि। सारोस विधि से आप के का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके बराबर में सबसे पहले आप लिखेंगे के 2 4 -3 बराबर 0। आपको वज्र गुणा करना है इसका। के का -3 से गुणा किया, माइनस फॉर्मूले का 2 का गुणा 4 से किया बराबर 0, माइनस का 3 के 2 × 4 8 बराबर 0, माइनस का 3 के माइनस के 8 इधर आ गए राइट हैंड साइड में तो हो गए प्लस के 8। तो के बराबर -8/3। यानी आप किसी भी सारणी को 0 के बराबर रखकर आप के का मान, x का मान, p का मान, किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपली अपने पास जो मेथड रहती है उस मेथड का नाम है सारोस विधि। आपको एक सारणिक दी हुई जाएगी, उस सारणिक को आपको सिंपली क्या करना है? सरल करना है सारोस विधि से। यानी क्या करना है? अवयवों का गुणा करना है। क्रॉस गुणा करने के बाद में आपको बराबर में दिया हुआ था, इसके बराबर में आपको क्या रखना था? 0 रखना था। तो आप इसके द्वारा, सारोस विधि के द्वारा आप 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, अपना जो एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर अपने से क्या पूछा गया है? दूसरा सवाल इस प्रकार है कि अपने को सारणिक दे रखी है x y 2 4 बराबर 0 और आपसे पूछा गया है x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन सिंपल इसको सारोस विधि से अपने को सरल करना है। x का गुणा 4 से किया 4x माइनस फॉर्मूले का, 2 का गुणा y से किया -2y बराबर 0, 4x -2y उधर गए तो प्लस के 2y, 2 की टेबल से 4 2 बार, 2 की टेबल से 2 1 बार। तो अपने पास क्या बचा? x बटा y बराबर 1/2, या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं 1:2। तो अपने को सारणिक दे रखी थी और अपने से किसका मान पूछा गया था? x अनुपात y का। अगर सवाल का तरीका एक ही है, सारणिक के अंदर मेथड एक ही रहेगा, अब उसके अंदर आप सवाल अलग अलग टाइप से पूछे जाएंगे। किसी में पूछा जाएगा x का मान ज्ञात करना, किसी में k का मान ज्ञात करना, किसी में पूछा जाएगा x अनुपात y का मान ज्ञात करना। तो आप इसके द्वारा किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने एक्सरसाइज 4.1 के अकॉर्डिंग कौन सा सवाल था? दूसरा सवाल। इसी तरह से अपन तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का तीसरा सवाल जो इस प्रकार रहेगा अपना 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सारणिक दे रखी है 2 3 x y बराबर 4। एक सारणिक और दे रखी है x y 4 2 बराबर 7
और आपसे पूछा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। दो सारणिक अपने को दे रखी है, सवाल का तरीका वही रहेगा, बस क्वेश्चन आपको अलग अलग पैटर्न से पूछे जाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो तीसरा सवाल है, सारणिक दे रखी है, सारणिक आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है x का मान। तो सिंपल इस सारू सीधी से सरल करने पर क्या आएगा, 2 का गुणा y से किया 2y माइनस x का गुणा 3 से क्या 3x बराबर 4। इसी तरह से 2 का गुणा x से क्या 2x माइनस 4 का गुणा y से क्या 4y बराबर 7। तो अपने पास दो समीकरण आ रही है, 2y माइनस 3x बराबर 4। इसी तरह से सरल करने पर कितना आ रहा है, 4y माइनस 2x बराबर 7। एक बार सवाल वापस देख लीजिए, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के अंदर आपको क्या दे रखी है, सारणिक दे रखी है। तो सारणिक का क्या मान दे रखा है, 2 3 yx। तो अपन इस तरह इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक बार वापस क्वेश्चन चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर के थर्ड के अकॉर्डिंग 2 3 और ये y और x था, या y है या x है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ x या y या 4 ये 2 बराबर 7 और आपसे पूछा गया है x का मान। तो अपने को यहाँ पे 2 का x से गुणा करना है 2x, 3 का गुणा y से करना है 3y। क्वेश्चन एक बार वापस चेक कर लीजिए, 2x माइनस 4y बराबर 7। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4 और ये रहेगा वापस 2x माइनस 4y बराबर 7। अब अपने पास यहाँ पे दो समीकरण आ रही है। कितनी समीकरण आ रही है, दो सारणिक आपको दे रखी थी, दो सारणिक से मैंने दो समीकरण का निर्माण किया। समीकरण नंबर 1 व 2 को सरल कर लो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया। 4 में से 3 गया तो 1y, 4 में से 7 गया तो माइनस के 3। तो y का मान अपने पास कितना है, माइनस का 3। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y की जगह रखा माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 4 और 9 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो माइनस का 9, 4 में से 9 गए माइनस का 5। तो x का मान आया माइनस का 5/2। आपको दो सारणिक दी हुई जाएगी, दो सारणिक के अंदर ये सिंबल वापस चेक कर लेना, 2 3 yx बराबर 4, x y 4 2 बराबर 7। सारू सीधी से 2 का गुणा x से क्या 2x, 3 का गुणा y से क्या 3y बराबर 4। 2x माइनस 4y बराबर 7। समीकरण नंबर 1 व 2 को सरल करने पर, यानी विलोपन विधि से जब मैंने सरल किया, इस विधि का नाम है विलोपन विधि। सरल करने पर मेरे पास किसका मान आया, y का मान। और y का मान समीकरण नंबर 1 व 2 किसी में भी रखने पर मेरे पास किसका मान आएगा, x का मान। यानी ये अपना एक्सरसाइज 4.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर था थर्ड। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को सारणिक का किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक सारणिक दे रखी है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 और आपसे पूछा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको सारणिक एक ही मेथड है, उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपको x का मान पूछा है, तो वो सारूस विधि से गुणा कीजिए, x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस फॉर्मूले का x माइनस 2। सिंपल इसको और सरल कीजिए, x का गुणा x से किया x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 3 से किया माइनस 3x, माइनस 1 का गुणा x से क्या माइनस 1x, माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 3 से क्या 3, x का गुणा x से क्या x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस x का गुणा 2 से क्या 2x, और इसको सिंपल सरल कीजिए, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 3x और माइनस का 1 तो माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस का 2x, और इसको सरल कीजिए, 2 में से 4 गए, माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर में कितने 0, ये बराबर में सब जगह आगे बराबर में 0, तो ये एक समीकरण का रूप बन गया। तो माइनस का 2x प्लस का 3 उधर गया, माइनस का 3 माइनस माइनस कट गए, तो x का मान आ रहा है 3/2, यानी जिसका मान ज्ञात करना है वो कहाँ आता है नीचे। यानी अपने पास तरीका वही है, सारणिक का जो सवाल पूछा गया है वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है, किसी में k का मान ज्ञात करना, किसी में अनुपात ज्ञात करना, किसी में x का मान ज्ञात करना, मगर सारोस विधि का जो तरीका है वो एक ही रहेगा, जिसके द्वारा अपन को सारणिक के प्रत्येक सवाल को अपन सरल कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने से ये पूछा गया है कि आपको प्रथम स्तंभ लेना है। कौन सा स्तंभ लेना है? प्रथम स्तंभ के अवयवों की लेना, आपको प्रथम स्तंभ में उसके अवयवों की एक तो आपको ज्ञात करनी है उप सारणिक, और उसी के अंदर एक सवाल इन्होंने पूछा है सहखंड ज्ञात करना, यानी दो चीजें अपने को पूछिए। अगर अपन को सारणिक दी हुई है, सारणिक की ये खासियत आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ ले सकते हैं, क्योंकि सारणिक के अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान रहती है। तो प्रथम स्तंभ के अवयवों के अंदर कोई भी, जैसे सवाल में अपने को प्रथम स्तंभ पूछा, आपको एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, पंक्ति स्तंभ कोई भी हो सकती है, तो जिसके अंदर उप सारणिक व सहखंड कैसे निकालते हैं देखिए। इधर जैसा आपको एक सारणिक दे रखी है इन्होंने, सारणिक है 1 - 3 2, 1 - 3 2, 4 - 1 2, 3 5 2, आपको एक सारणिक दे रखी है, और इस सारणिक के द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? उप सारणिक। तो प्रथम स्तंभ, ये प्रथम स्तंभ A11 यानी 1 के लिए, तो उप सारणिक क्या हो जाएगी? 1 के लिए, 1 की उप सारणिक हो जाएगी, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, तो माइनस का 1 2 5 2, सरल करने पर कितना आएगा? ये हो गया माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले का 5 का गुणा 2 से किया तो 10, ये हो गया माइनस के 12। ये तो आ गया उप सारणिक का मान। किसका मान आ गया? उप सारणिक। अगर आपसे पूछे सहखंड का मान बताइए, ऊपर सहखंड भी ज्ञात कर लेते हैं साथ साथ में। तो आपको सबसे पहले देखना है A11, 1 + 1 होते हैं 2, कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो आएगा धनात्मक, तो माइनस का 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -12। तो ये अपने पास किसका मान आया? सहखंड का। अगर सम संख्या हो तो प्लस, विषम संख्या होती तो माइनस। इसी तरह से दूसरे पंक्ति का पहला अवयव यानी 4 के लिए क्या हो जाएगी इसकी उप सारणिक? सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, माइनस के 3 2 5 2, सरल करने पर कितना आएगा? -3 का गुणा 2 से क्या? -6, माइनस फॉर्मूले का 2 का गुणा 5 से क्या? तो 10, ये हो गए माइनस के 16। किसका मान ज्ञात किया? उप सारणिक। इसी तरह सहखंड A21, 2 + 1 होता है 3, 3 कैसी संख्या है? विषम, तो विषम संख्या है तो इसके लिए आएगा माइनस, और -16, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस का 16। इसी तरह से A31 का मान होगा 3, 3 के लिए ये गया सामने वाला अवयव, ये गया, क्या बचा? माइनस का 3 2 माइनस का 1 2, तो A31 के लिए यानी 3 के लिए सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए, सिंपल इसको सरल करेंगे, माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले का -1 का गुणा 2 से गया तो -2, माइनस माइनस प्लस, 2 में से 6 गए तो माइनस का 4। सहखंड भी ज्ञात कीजिए A31, तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर वही 3 + 1 हो जाएगा 4, और 4 कैसी संख्या है? सम, तो इसका मान भी कैसा आएगा? धनात्मक। तो धनात्मक के लिए कितना मान आया? -4।
तो प्लस माइनस हो जाएगा -4। यानी आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ लेकर उप सारणिक व सहखंड का मान ज्ञात कर सकते हैं। सबका तरीका यही रहेगा, अगर सम आए, सहखंड के अंदर सम आए तो धनात्मक लेना है और विषम आए तो ऋणात्मक लेना है। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आप उप सारणिक व सहखंड का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा अपना, आपको एक सारणिक दी हुई आएगी। सिंपली मैंने एक सारणिक दे दी 3 - 11 1 5 0 0 -10 3 0। आपसे पूछा गया है इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये पता करना है सारणिक कौन से क्रम की है। तो सारणिक की खासियत होती है कि पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ लेकर सारणी का निर्माण कर सकते हैं, सभी का आंसर समान आता है। एक गुणधर्म यहाँ पे लागू हो रहा है, गुणधर्म अभी अपने पढ़ा नहीं, फिर भी गुणधर्म के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ ले सकते हैं। अधिकतम सुनने वाला सारणी के अंदर उसका जो हल होता है वो सीधा आ जाता है, जैसे अपने को थोड़ी सहायता मिल जाती है। आप कोई भी पंक्ति स्तंभ ले लीजिए, जैसे सिंपली मैंने ये वाली ली पंक्ति, द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति के अवयव कौन से है, मैंने यहाँ ली है द्वितीय पंक्ति। तो द्वितीय पंक्ति के अवयव है 5 0 0। तो सबसे पहले है ये द्वितीय पंक्ति के अंदर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। सरल कीजिए, यानी 5 के लिए सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए, -11 1 3 0। दूसरे के लिए है A 2 2। अब यहाँ 2 और 1 होते हैं 3, विषम संख्या है तो माइनस कहाँ जाएगा, आगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 और 2 होते हैं 4, तो कैसा आएगा, धनात्मक। 0 के लिए क्या आ जाएगा, सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए, 3 1 -10 0। इसी तरह से 2 और 3 होते हैं 5, तो ये भी आ जाएगा माइनस में। इसके लिए भी है 0 के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए, 3 -11 -10 3। सरल करने पर ये 0 है तो पूरा अवयव 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो पूरा ये भी 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचा माइनस का 5, ये हो गया 0, माइनस फॉर्मूले का 3 का गुणा 1 से क्या तो 3। ये आगे वाले दोनों पद क्या रह जाएंगे, 0। ये माइनस का 5, ये माइनस का 3, ये 0। तो माइनस माइनस प्लस और 5 × 3 हो जाएगा 15। यानी आप 3 × 3 2 × 2 कोई भी अगर आपको सारणिक दी हुई हो और सारणिक के द्वारा किसी पंक्ति या स्तंभ को लेकर उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 6, यानी अपने सारों सीधी से इसको सरल किया। इसी तरह से अपन 4.8 का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग अपने को सिद्ध करने का सवाल पूछा है। सिद्ध कीजिए, क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए। आपको एक सारणिक दे रखी है, 1 AB -A 1 C -B -C 1। आपसे पूछा गया है 1 + A² + B² + C²। आपको सिंपल इसको सरल करना है, कोई भी पंक्ति या स्तंभ लेकर। सिंपली मैंने ये वाली पंक्ति ले ली, पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। 1 और 1 2 सम संख्या है तो प्लस में आएगा। 1 के लिए क्या रहेगा, सरल कीजिए, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 C -C 1। 1 और 2 होते हैं 3, विषम संख्या है तो माइनस क्या आ जाएगा, A के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, माइनस का A C माइनस का B 1। 1 और 3 होते हैं 4, सम संख्या है तो किस में आएगा, प्लस में। किसके लिए, B के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, माइनस का A 1 माइनस का B माइनस का C। सरल कीजिए इसको, क्या बचा अपने पास, 1।
1 का गुणा 1 से क्या 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए माइनस फॉर्मूले का माइनस बी सी, ये हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस का बी माइनस माइनस प्लस ए का गुणा सी से क्या ए सी माइनस फॉर्मूले का, तो ये हो जाएगा प्लस का बी। और सरल कीजिए इसको, 1 का गुणा अंदर क्या तो 1 प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए का गुणा बी सी क्या तो ए बी सी, इसी तरह बी का गुणा ए सी से क्या तो बी ए सी, बी का गुणा बी से क्या तो बी स्क्वायर, तो एक माइनस का एक प्लस का कट गया, क्या बचा अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अपने पास एक सारणिक दे रखी थी, उस सारणिक को आपको सारों सीधी से सिंपली सरल करना था, और सरल करने के बाद जो अपने को राइट हैंड साइड में सिद्ध करने का जो सवाल था वो सिद्ध करके अपने पास आ गया है 8 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह अपने आज सारणिक के कुछ जो टॉपिक का अपने अध्ययन किया था उस अध्ययन के अकॉर्डिंग 4.1 को अपने करने का प्रयास किया है। आपको अपनी कॉपी में इसको बार बार प्रयास करते जाना है, जिससे अपने के सारणिक के जो सवालों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आगे अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म। आज अपन पढ़ेंगे सारणिक के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आपने 4.1 तक पढ़ा था सारणिक का क्रम निकालना, सारणिक से उप सारणिक निकालना, सारणिक से सहखंड ज्ञात करना। आज अपन कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस पर सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो सबसे पहले सारणिक का पहला गुणधर्म, सारणिक में अगर दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पर ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारणिक में अगर दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, पंक्ति भी हो सकते हैं स्तंभ भी हो सकते हैं, अगर दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान सदैव क्या होता है शून्य। आपको सारणिक देखनी है, सारणिक के अंदर 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 तीन क्रम अपने पास है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको जैसे 3 इंटू 3 की मैंने सारणिक दे रखी है, आप सारणिक को दे सकते हैं। तो आपको दो पंक्ति क्या दिख रही है, इधर समान दिख रही है। अगर दो पंक्ति या स्तंभ कोई भी हो सकता है, अगर एक जैसे आपको दिखे समान तो सारणिक का मान सदैव कितना रहेगा 0, यानी सारणिक को सरल करने पर उसका मान सदैव 0 आएगा। दूसरा गुणधर्म, सारणिक में पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने सारणिक ली, आपने पंक्ति को स्तंभ में बदला या स्तंभ को पंक्ति में बदला तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अपना दूसरा गुणधर्म आप देख सकते हैं। सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको मैंने पंक्ति को किस में बदल दिया स्तंभ में, A1 B1 C1। इसी तरह से A2 B2 C2, यानी दोनों पंक्ति को मैंने स्तंभ में बदल दिया तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह अपना तीसरा गुणधर्म, अगर सारणिक की दो आसन भुजा को बदल दिया जाए, सारणिक की दो आसन भुजा को बदल दिया जाए तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन। किस तरह से देखिए, मैंने एक सारणिक ली A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मैंने एक सारणिक ली और सारणिक के अंदर आसन भुजा को मैंने क्या किया बदल दिया जाए। अब आसन भुजा आपको इसमें से कौन सी दिख रही है, ये दो आसन भुजा मैंने ले ली, ये पास पास वाले दो भुजा, तो मैंने दूसरे स्तंभ को पहले की जगह ला लिया और पहले स्तंभ को दूसरे की जगह लेके गया। यानी जब दो आसन भुजाओं को आपस में बदल दिया जाए, चाहे पंक्ति के रूप में हो चाहे स्तंभ के रूप में हो, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक, अगर आपने दो बार और परिवर्तन किया है तो माइनस है तो एक माइनस और आ जाएगा, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप जितनी बार परिवर्तन करेंगे उतनी बार चिन्ह का परिवर्तन होता रहेगा। तो अगला आप नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म, सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, सारणिक में पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अक्षर, अक्षर का मतलब कि कोई भी अक्षर पद हो सकता है,
आपको सारणी के अंदर पंक्ति लेनी है या स्तंभ लेना है, को अगर अक्षर से गुणा करने पर, आपने अक्षर पर से गुणा कर लिया, तो गुणा करने पर सारणिक में उस संख्या से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब आपने सारणिक में जिस पंक्ति या स्तंभ से अगर उस अक्षर को गुणा किया है तो उस पंक्ति या स्तंभ से ही गुणा होगा। जैसे मैंने सिंपल सारणिक ली और सारणिक के अंदर मैंने जो एक अक्षर पर ले लिया के को मेरे को तीसरी पंक्ति से गुणा करना है, तो तीसरी पंक्ति से गुणा करने पर के से तीसरी पंक्ति से गुणा होगा, यानी के का मान सभी से गुणा नहीं होगा। यह भी एक सारणिक का गुणधर्म है, जिस पंक्ति या स्तंभ से पूछे उसी से अक्षर पद को आपको गुणा करना है, यानी ये आपका सारणिक का कौन सा गुणधर्म हुआ? चौथा गुणधर्म। इसी तरह से सारणिक का पांचवा गुणधर्म, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ योग के रूप में हो। एक सारणिक ले ली, पंक्ति या स्तंभ के रूप में हो सकता है, योग हो, उसके अंदर योग हो सकता है, व्यवकलन हो सकता है। अगर योग के रूप में हो, यानी इस तरह से आप देख सकते हैं सारणिक के अंदर 3 स्तंभ दे रखे हैं, 3 पंक्ति दे रखे। मैंने स्तंभ के अंदर अवयव है वो योग के रूप में, अगर योग के रूप में है तो सारणिक को हल करते समय उनको अलग अलग लिखा जाता है। जिस तरह से मैंने उनको अलग अलग किया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस प्लस, यानी योग के रूप में अलग अलग लिखा जाता है। A B C, B1 C1, B2 C2, B3 C3, यानी आपको अगर एक योग के रूप में सारणिक दी हुई हो, चाहे पंक्ति या स्तंभ के रूप में हो, तो आप सारणिक का हल करते समय उनको अलग अलग रूप में लिखा जाता है। ये सारणिक का कौन सा गुणधर्म हुआ? पांचवा गुणधर्म, जो अपन देख सकते हैं। सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ योग के रूप में हो तो उसे अलग अलग किया जाता है। छठा गुणधर्म सारणिक का, अगर सारणिक में पंक्ति या स्तंभ को सहखंड से गुणा करके, मैंने कोई भी सारणिक ले ली जिसके अंदर पंक्ति ले लिया और स्तंभ ले लिया, जैसा आपने 4.1 के अकॉर्डिंग सीखा था सहखंड कैसे निकालते हैं। सहखंड के अंदर 2 स्टेप आते हैं, सम या विषम। तो सम विषम के आधार पर अपन सहखंड की पहचान करते हैं। सम आता है तो धनात्मक और विषम आता है तो ऋणात्मक। तो सारणिक में पंक्ति या स्तंभ को सहखंड से गुणा करके, आपने सारणिक ले ली, पंक्ति ले लिया, स्तंभ ले लिया, अगर आपने उसको सहखंड से गुणा कर दिया और गुणा करके अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने पर उसका जो योगफल होता है वो सदैव शून्य आता है। तो वापस देखिए, सारणिक में पंक्ति या स्तंभ को सहखंड से गुणा करके जोड़ा जाए, मैंने सहखंड से गुणा कर लिया, अगर उसको मैंने जोड़ दिया तो जोड़ने पर योगफल सदैव क्या आता है? शून्य। तो ये अपना कौन सा गुणधर्म था? छठा गुणधर्म था, जिसके अंदर पंक्ति व स्तंभ को क्या करना था? आपको सहखंड से क्या करना था? गुणा करना था। और गुणा करने पर अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल सदैव क्या रहेगा? शून्य रहेगा। इसी तरह से अपन पढ़ेंगे अगला 7। सारणिक में पंक्ति व स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो सारणिक में पंक्ति व स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान क्या रहता है? शून्य होता है। आपको क्या करना, सबसे पहले सारणिक देखनी है। सारणिक के अंदर पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? शून्य। जैसे दूसरी पंक्ति आप देखिए जिसके अंदर सभी अवयव क्या है? शून्य। कोई भी स्तंभ हो सकता है, कोई भी पंक्ति हो सकती है। अगर सभी अवयव शून्य होते हैं तो सारणिक का मान सदैव कितना प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। तो ये अपने कौन सा गुणधर्म था? 7वां गुणधर्म। इसी तरह से 8वां गुणधर्म, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ रखी है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से सारणिक का मान विकर्णों का गुणा होता है। आप देख सकते हैं एक सारणिक है जो मैट्रिक्स के रूप में होगी, तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। यानी इस तरह से अगर आपको 0 दिखाई दे, कहने का मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर विकर्ण के रूप में जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के रूप में होगी, अधिकतम कितने 0 होंगे? एक पंक्ति या स्तंभ में 2 0 होंगे। अगर आपको इस तरह की कई मैट्रिक्स या सारणिक मैट्रिक्स दिखाई देती है तो इसके लिए जो सारणिक का मान होगा वो क्या होगा? विकर्णों का गुणन होता है। तो आप इसको आसानी से सरल कर सकते हैं, यानी 2 शून्य को हटाकर तीसरा जो अवयव है उस अवयव को लेकर आप सारणिक का मान सरल कर सकते हैं। तो अपने सारणिक के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म के बारे में पढ़ा है। आपके बुक के अकॉर्डिंग जो भी सारणिक के गुणधर्म थे 7 8 जो भी,
मैंने एक एक गुणधर्म के बारे में आपको समझा दिया। इन्हीं गुणधर्म का प्रयोग करते हुए आगे के जो सारणिक के सवाल है, ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपसे कि सारणिक का मान सरल कीजिए। एक अपन क्या करते हैं, सारो सीधी से सरल करते हैं। अब उसी को अपन को गुणधर्म का प्रयोग करते करना है, जिससे अपना सारणिक का जो सवाल है वो इजीली और सरल हो जाए। तो सारणिक के गुणधर्म को आपको बार बार पढ़ने का प्रयास करना है, जिससे अपन को गुणधर्म याद हो जाए। इसके बाद अपन सारणिक के कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2।